जब तक आप कुबाटा नहीं चलोगे कहते हैं ना, तब तक आप एक अच्छे ट्रैवलर नहीं बनोगे कहा जाता है ना। भटकोगे तो जानोगे। हमारे साथ आज प्रोफेसर शेखर पाठक हैं और हम लोग देहरादून से मसूरी का ट्रैक कर रहे हैं। पहले इस मार्ग को डोलियों के लिए और कार्ट्स के लिए और इस तरह से इस्तेमाल किया जाता था और शायद एकमात्र रास्ता रूट हुआ करता था देहरादून से मसूरी को जोड़ने का। हाँ राहुल, ऐसा था कि ये जो गुरुद्वारा बना जिसके कारण देहरादून यानी कि डेरा, गुरु ने डेरा डाला तो देहरादून हो गया, गुरु राम राय के आने, गुरु राम राय जी। तो उसमें भी ये जो मसूरी की पहाड़ी थी ये वाइल्ड थी। इसके पीछे की तरफ जो है हमारे जो एक तरीके से जौनपुर जो इलाका कहलाता है टिहरी का, वो इलाका बसता था, उसके सेटलमेंट थे पूरे। लेकिन ये मसूरी की रिज जो थी ये विदाउट हैबिटेशन थी। अच्छा। अब जब वो कैप्टन यंग आया 1824 ऐसा, तुम ठीक क्रोनोलॉजी उसमें देखना, तो उसने देखा कि ये बहुत सुंदर है पहाड़। जब वो पहली बार ट्रैक करके गया, ये रूट नहीं रहा होगा लेकिन ही क्लाइम्ब दिस माउंटेन, कैप्टन यंग। तो ऊपर टॉप में जाके जब नीचे को देखा तो पूरी दून वैली, और उस ज़माने में विदाउट पॉल्यूशन रही होगी। और जब नॉर्थ को देखा तो होल हिमालयन रेंज उसके सामने था। और ये वही दृश्य था हिमालय का जो दार्जिलिंग से नॉर्थ में दिखता है। वहाँ अलग पहाड़ दिखते हैं जैसे कंचनजंगा और एवरेस्ट दिखता है। फिर इधर नेपाल को अगर छोड़ दें, पोखरा से तुम देखते हो अन्नपूर्णा वगैरह दिखता है नेपाल में। फिर कुमाऊं में जैसे ही आते हैं तो लोहाघाट चंपावत से जो है पूरे नेपाल, हिमालय, नंदा देवी तक दिखता है। फिर तुम कौसानी आ जाते हो, फिर तुम पौड़ी आ जाते हो, तो इन सब से दिखता है वही दृश्य नॉर्थ का आपके। और ये बहुत चौंकाने वाला था उन लोगों उनके लिए, बहुत वो था क्योंकि उन्होंने आल्प्स के बारे में सुना था या आल्प्स को देखा था, तो वो बहुत ही माइनर माउंटेन थे। 16,000 उनका हाईएस्ट पीक था। हमारे दर्रे 21,000 तक जाते थे। तो वो बहुत, मतलब वो फैसिनेशन उनको जो है अद्भुत हुआ वो। तो ये कच्ची रोड रही होगी, फाइनली फिर ये सड़क बन गई, फिर ये कार्ट रोड बन गई, फिर और तो और इसमें रेल का सर्वे भी होने लगा। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है दादा कि इस पे एक टनल भी मिलती है। हाँ, टनल बनाई उन्होंने जो उस दौर की बनी हुई है। बिल्कुल। टनल में उन्होंने पूरा परीक्षण किया कि वेदर द रॉक्स आर स्ट्रॉन्ग और नॉट। अब ये बड़ी मजेदार बात है, अगर इन्होंने जरा सी वेस्ट की तरफ से किया होता तो वहाँ रॉक बहुत स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि वहाँ चूने के पहाड़ हैं जिसमें माइनिंग हुई यहाँ। लेकिन उन्होंने ईस्ट की तरफ किया, यहाँ कच्ची मिली। अच्छा। और वो वो प्रोजेक्ट के डंप होने का रीजन यही था। बिल्कुल ये था। और नैनीताल के लिए भी सेम कॉज। अच्छा। जबकि देहरादून और दार्जिलिंग, जबकि शिमला और दार्जिलिंग के लिए पहुंच चुकी थी। हमारा तो यात्राएं एक्सीडेंटली हुई समझो। अच्छा। अगर हम वो पिंडारी नहीं गए होते 73 में, पिंडारी से आने के बाद एक लेख नहीं लिखे होते, पिंडारी से आने के बाद हम अमेरिका के एक बड़े फिलोसोफर थे ना, हर्बर्ट मार्कूस, उनकी एक किताब है वन डायमेंशनल मैन करके। अच्छा। तो वो यही लिखता है कि कार्ल मार्क्स ने या यूरोप के बड़े चिंतकों ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि आदमी एक समय टेक्नोलॉजी का गुलाम हो जाएगा। और जो हमारे पास वाइल्डनेस स्पेसेस हैं ह्यूमन कम्युनिटीज़ के पास, वो धीरे धीरे रुक जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये उसने नहीं सोचा होगा। ये डायलॉग है उसमें, वो मैंने उस लेख में कोट किया। अच्छा। और उस लेख को कहीं शक्ति लोकल अखबार था अल्मोड़े का, अब उस लेख को सुंदरलाल जी ने अपने 120 दिन की यात्रा में पढ़ा। अच्छा। तो उनको ही लगा कि ये कौन छोकरे होंगे जिन्होंने हर्बर्ट मार्कूस को कोट किया है। और वो हम लोगों की खोज में चले गए, हमारे गांव पहुंच गए वो। अरे वाह। फिर वो अल्मोड़ा पहुंचे, लंबी यात्रा थी उनकी किताब ही है एक, उत्तराखंड में 120 दिन करके। तो पिंडारी का वो जो यात्रा थी वो एक तरह से आपके, वो हमारी पहली यात्रा थी। और वो कुछ ऐसा सौभाग्य था कि हमारे चाचा वो सब डिविजनल इंस्पेक्टर स्कूल थे तो वो वहाँ पोस्टेड थे। अच्छा। अल्मोड़े में शमशीर और हम साथ साथ पढ़ रहे थे, वो जरा मुझसे सीनियर थे। अच्छा। 2-3 हमारे और साथी थे, वो तैयार हो गए। तो हम चल दिया, वो हमारी पहली आउटिंग थी। अच्छा। और हम लोगों को जो गलतफहमी थी अपने गांव के बारे में कि हम तो गांव से हैं, तो तब पता चला कि नहीं, हम जिन गांव से हैं वो फिर भी वेल टू डू और वेल कनेक्टेड विलेज है। हम अब जिन गांवों में गए पिंडारी, वो तो बहुत पिछड़े हैं। वो तो मोटर हेड से कितने 100-150 किलोमीटर दूर हैं।
लेकिन पिंडारी के रास्ते से हमने जो हिमालयन वाइल्डरनेस के जो डाइवर्सिटी है, प्रकार है ना, जो उनको पहली बार रियलाइज़ किया। नदी, पहाड़, दर्रे, चढ़ाई, उतराई, ये सब देखने का मौका मिला। वो हमने अपने संस्मरण में लिखा उस समय। उसके कारण सुंदरलाल जी आए, उन्होंने हम लोगों को वो आइडिया दिया, क्यों नहीं आप गर्मी में यहाँ नेपाल बॉर्डर से हिमाचल बॉर्डर तक यात्रा करते हैं। अच्छा। तो जो कॉइन जो शब्द है हमारे अस्कोट से आराकोट, दैट वाज गिवन बाय सुंदरलाल बहुगुणा ओनली। अच्छा, वो नाम भी उन्होंने ही coin हाँ, वो अस्कोट तो उनको पता था, आराकोट यहाँ का था। अच्छा। कुछ उनको शौक था ये तुक्का, क्योंकि एक कैच हाँ। वर्ड हो जाता है ना, जैसे कश्मीर से कोहिमा। जी। अब कश्मीर तो प्रांत था, कोहिमा टाउन था, लेकिन हाँ, तुक के लिए वो के अच्छा। किया गया, ऐसे ही अस्कोट आराकोट किया गया। अच्छा। अब हम लोग जो थे, हमें अस्कोट के बारे में तो पता था, हाँ। आराकोट सुना ही नहीं था कभी। हाँ। तो तब बताते थे वो कि टिहरी रियासत का आखिरी गांव आराकोट है, वहाँ से शिमला जिला शुरू हो जाता है। अब 74 के गर्मियों में इम्तहान देते हुए, इम्तहानों के बीच से भाग करके अस्कोट आराकोट में हम शामिल हुए। तो अस्कोट आराकोट की यात्रा ने हम सभी पार्टिसिपेंट्स के जीवन को बदल दिया। पहली यात्रा में ये हुआ कि शमशेर, कुआं प्रसून, प्रताप शिखर, मैं, विजय जरधारी और बहुत सारे लोग थे। बहुत ज़्यादा नहीं थे, 5-7 और लोग थे। गांव के लोग तो 1-2 दिन के लिए आते थे, उनके लिए बड़ी बात नहीं थी, उनकी तो लाइफ का पार्ट ही था ऐसा। तो हम लोगों के लिए एक ग्रामीण उत्तराखंड को समझने का, और जो उत्तराखंड की लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है, उसकी ब्यूटी, उसके कॉन्ट्राडिक्शन, उसके लैंडस्लाइड, उसके कैलेमिटीज़, रिवर सिस्टम, नदियों का मिजाज, और मई जून में बारिश के बाद कैसे बदल जाता है, क्योंकि मई में यात्रा शुरू होती थी, उसमें ब्लू रिवर्स आपको दिखाई देती थी। उसी बीच में जून में बारिश हो जाती थी, तो मानसून के आते ही नदियाँ बदल जाती थी, मड़ी रिवर्स हो जाती थी, लैंडस्लाइड। तो वो जो नेचर के डिफरेंट डाइवर्जन हैं वो। उस वक्त आप क्या कर रहे थे दादा? मतलब हम लोग एमए के विद्यार्थी थे। एमए के स्टूडेंट थे। हाँ। तो जब आप इस यात्रा का, जब आपका बहुगुणा जी ने जब पहली बार आइडिया कॉइन किया, तो उस वक्त आप इसकी गंभीरता को समझ रहे थे? आपको लग नहीं, रहा था? उस समय हम पिंडारी से क्योंकि लौटे थे, तो हमारे मन में यही थी कि ये बड़ी यात्रा हुई, तो एक बड़ा थ्रिल था ना। थ्रिल खास तरीके से ये कि मतलब वो जो थ्रिल इंटरिंग इनटू अननोन होता है, वो थ्रिल इसमें बहुत था, क्योंकि हम कुछ देखा तो था नहीं हमने। पिंडारी गए थे, उसी को हम बड़ा समझ रहे थे। जब अस्कोट से आराकोट, उत्तराखंड के आर पार, तो शुरू में हम विजुअलाइज भी नहीं कर सके कि क्या होगा, क्योंकि उस रास्ते में खुद सुंदरलाल जी भी बहुत सारे में गए ही नहीं थे, और हमारे लिए नया था। सुंदरलाल जी तो फिर यात्रा शुरू करके चले गए अपना, क्योंकि वो ऑलरेडी लंबी यात्रा से थक के आए थे। तो अब हम लोगों ने जब किया, तो हमारे लिए एकदम वाइल्ड में जाना था, एक अननोन टेरिटरी में जाना था, और बिना साधनों के जाना था। बिकॉज अस्कोट आराकोट 74 से ही ये नथी उसके साथ हो गया कि यू विल बी डिपेंडेंट ऑन कम्युनिटी एंड यू विल स्टे विद देम। और ये रूल था, मैंने आपका कहीं पढ़ा, हाँ, कि कोई अपनी जेब में 1 रुपया भी लेके बिल्कुल नहीं। उसका एक कारण ये था कि जब उनके घर में आप स्टे करोगे, ओनली देन यू कैन नो क्या पकड़ा आप वो कनेक्ट तभी हाँ, feel कर हाँ। गलतफहमी हमको होती है, जिसने हमें पैदा किया हुआ है वो हमारी माँ है। उसके अलावा माँ का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। फिर एक थोपा हुआ भारत माता आता है। फिर तो इस यात्रा में हमने पहली बार देखा, अरे हमारी कितनी माता है। वो हर गांव में सबसे ज़्यादा जो जिनसे इंटरेक्शन होता था वो महिलाएं होती थी, क्योंकि पुरुष अपेक्षाकृत कम थे, बाहर थे नौकरियों में। तो वो हर घर में कोई आपका जाति नहीं पूछ रहा है कहाँ से, वो आपको एक बच्चे की तरह अपने परिवार में अकोमोडेट कर रहे हैं। कभी शेयर्ड रोटी खिला रहे हैं, कभी हर परिवार से 1-1 रोटी आ रही है, कभी हर परिवार में 1-1 इंडिविजुअल को, कभी वो कॉमन किचन बना दे रहे हैं। तो आप एक रात के लिए, एक दिन के लिए उनके परिवार के बच्चे हो जाते हैं। तो ये जो एक ह्यूमन रिलेशनशिप है ना, कि जो हम एक बहुत लिमिटेड फैमिली में सोचते हैं ना, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा टीचर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, इससे बाहर नहीं जाते। तो यहाँ हमने पहली बार, अरे हमारे इतने लोग हैं। तो ये एक पहली कम्युनिटी फीलिंग, एक लार्जर, एक जो ह्यूमन फीलिंग जो है,
वो कुंवर प्रसून, प्रताप शिखर, शमशेर, मुझ में, विजय जरधारी में इस यात्रा ने पहली बार भरी। जो आदमी के भीतर संवेदनशीलता को बढ़ाने का वो है ना, जो एक सेंसिटिविटी इंक्रीज करने का, वो मुझे लगता है कि सिर्फ इस यात्रा ने हमको दी। अच्छा। शमशेर को भी दी। शमशेर तो एक अर्थ में अल्मोड़ा के दादा थे, बिल्कुल उनका वैसा दबदबा था। अच्छा। और वो जब इस यात्रा से लौट के आए तो तुम समझो कि एज इफ ए ह्यूमन बीइंग हैज, मतलब ए मेल्टेड पर्सन हैज रिटर्न। अच्छा। शमशेर उसके बाद जो एक बड़प्पन का विस्तार होता है, टॉलरेंस का विस्तार होता है, एक जो कम्युनिकेशन में तमीज़ आपको आती है, और एक जो अहम ब्रह्मास्मि की गलतफहमी होती है, वो सब टूट जाती है। अच्छा, कुछ बताइए ना दादा उससे पहले का इंसिडेंट शमशेर दा का, कि उससे पहले जैसे जब मैं अल्मोड़ा में आया था, हाँ। तो अल्मोड़ा में छात्र संघ के अध्यक्ष के लिए जब शमशेर चुनाव लड़े थे तो ही गॉट अराउंड 85 to 90% ऑफ द वोट्स। अच्छा। तो उससे पहले वो था कि ये तो पलटन बाजार के दादा है, दादा है। पॉजिटिव दादा बिल्कुल। क्योंकि कोई गलत होता है तो उसमें आते हैं, फलाना आते हैं, क्योंकि वहाँ की वहीं 2 जनरेशन 3 जनरेशन से वहाँ बसे हुए थे। हाँ। तो जब वो छात्र संघ के चुनाव लड़े तो हमारी बातचीतें हुई, हाँ। तो उनका धीरे धीरे वो कम हो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ था। एक पृष्ठभूमि में एक रहता था, लोगों विद्यार्थियों के मन में होता था कि यार शमशेर जो दादा और ये है वो है वाला। लेकिन इस यात्रा में जब गए तो शमशेर, जैसे मुझे लगता था कि शमशेर को लगता था कि जैसे मैं, वी वर फुल्ली ट्रांसफॉर्म्ड पीपल। और उसमें पहली बार लगा कि वो हम लोगों को क्या गलतफहमी, जैसे एक इन यात्राओं के बाद एक बड़ा मज़ेदार कोटेशन उन दिनों आया कि जैसे यात्राएं क्या करती हैं, तो एक बड़ा एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट आया कि यात्राएं हमें इस अर्थ में बड़ा करती हैं कि वो हमें हमारे छोटे होने का भान कराती हैं। अपनी यात्राओं को करते हुए ये जो एक क्या कहेंगे उनको, जो एक जो मैजिकल यात्राएं जो पुरानी रही, जैसे ह्वेनसांग की, जैसे इब्न बतूता की, जैसे मूरक्रॉफ्ट की, जैसे जेसुइट फादर्स की, तो ये सब हमें और लगता था कि यार ये मतलब हम तो कीड़े मकोड़े हैं, इन लोगों ने उस ज़माने में कैसी यात्राएं की हो। यूरोप से चला आ रहा है एक आदमी, या सोमादी कोरोसी देखो, कहाँ यूरोप से आ रहा है पूरा ट्रेवल करते हुए, लद्दाख में, फिर हिमाचल में, और फिर उसके बाद कलकत्ता पहुंचता है, और फिर तिब्बत को जाते हुए दार्जिलिंग में मर भी जाता है। दादा, आपकी पहली तिब्बत यात्रा के बारे में बताइए, कैसे हुई, कब हुई? अब जब हम बिगड़ना शुरू हुए और हमने उत्तराखंड से बाहर की यात्राएं शुरू की, तो उन दिनों जो फैसिनेशन होता था कि हमने ये तो देख लिया है, हिमालय के कुछ हिस्से तो देख लिए हैं, बट वी स्टिल मतलब लैक द एक्सपीरियंस इन ट्रांस हिमालय, हिमालय के पार। और बचपन में पता नहीं तुमने वो कविता पढ़ी कि नहीं पढ़ी, छोटी कक्षाओं में एक ख़राब कविता हमें पढ़ाई जाती थी, इस पार हमारा भारत है, उस पार चीन जापान देश, मध्यस्थ खड़ा है दोनों में एशिया खंड का यह नगेश। तो उस कविता में तिब्बत मिसिंग था, सीधा चीन आ जाता था, जबकि सदियों तक हमारा बॉर्डर चीन के साथ कभी रहा ही नहीं, हमारा बॉर्डर तो तिब्बत के साथ था। तो हमें वहाँ जाके रियलाइजेशन 2 चीज़ें हुई तिब्बत जाके। पहला रियलाइजेशन ये हुआ कि जो तिब्बत है, जो वेस्टर्न तिब्बत है ख़ास तरीके से, ये अपने नेचुरल पर्सपेक्टिव में दुनिया का बहुत यूनिक इलाका है। क्यों? इसलिए कि खाली कैलाश नहीं है वहाँ, ये कैलाश है, इसके पैरेलल ये गुरुड़ा मांधाता है जो हिमालय के पैरेलल है। ठीक, ये कैलाश रेंज है, उसके बीच में माउंट कैलाश है, ये गुरुड़ा मांधाता रेंज है, उसके बीच में गुरुड़ा मांधाता पीक है 25,000 नंदा देवी के बराबर। उनके बीच में मीलों फैली हुई वैली है, उसमें यहाँ पर मानसरोवर है, यहाँ पर राकेशताल है। ठीक, ये तो हो गया। और मानसरोवर के सरप्लस पानी को एक चैनल जो है वो राकेशताल में लाती है, और राकेशताल से सतलज नदी का जन्म होता है। एक तो ये तुमने एम्पी थिएटर समझो ना, एक नेचर का, आसमान से देखो उसको। और कैलाश उसमें स्थापित है। कैलाश को पुराने बोनपा लोग मानते हैं, बौद्ध लोग मानते हैं, हिंदू लोग मानते हैं, जैन लोग मानते हैं। 4 धर्म, तो गुरु नानक देव भी वहाँ गए थे सिखों के
जो पहले संस्थापक गुरु थे। अब जब तुम माउंट कैलाश या उसके नीचे मानसरोवर के बगल में एक मोनेस्ट्री है, अगर तुम वहाँ पर खड़े हो और ये कल्पना करो कि एक 50 किलोमीटर का सर्कल तुम बनाओ, तो इस सर्कल के भीतर से 4 बड़ी नदियाँ जन्म ले रही हैं, इंडस, सतलज, कर्णाली और सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र। ये 4 नदियाँ उत्तरी भारत की भाग्य विधाता नदियाँ हैं। उत्तरी भारत की कल्पना इन नदियों के बिना तुम कर नहीं सकते हो। ये नदियाँ वहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो रिश्ता जो है इस इलाके का, वो वहाँ जाने के बाद समझ में आया, किताबें पढ़ के नहीं आया। बहुत सारी किताबें इधर कैलाश मानसरोवर पर तो बहुत किताबें हैं पुरानी ट्रेवल्स में। तो ये पहली हमारी तिब्बत यात्रा थी जिसने हमें एक ये सिखाया कि व्हाट ए नेचुरल एम्पी थिएटर वेस्टर्न तिब्बत, जो पूरे नॉर्दर्न इंडिया को कनेक्ट करता है और तिब्बत का रिश्ता समंदरों तक ले जाता है, नंबर 1। नंबर 2 जो इंटरेस्टिंग और फर्दर इंटरेस्टिंग लगा वो ये लगा कि पहली बार हमने एक ऐसा तीर्थ देखा जहाँ सबसे पुराने बोनपा जा रहे हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, हिंदू जा रहे हैं वो क्लॉकवाइज जाते हैं, बुद्धिस्ट जा रहे हैं वो क्लॉकवाइज जाते हैं, जैन हैं वो परिक्रमा में उतनी दिलचस्पी नहीं लेते हैं जितने साउथ ऑफ माउंट कैलाश में जाते हैं, जहाँ इनके आदिदेव जो थे, तीर्थंकर जो थे, इनके सबसे पुराने आदिनाथ जिनको कहा जाता है, उनकी मृत्यु हुई थी, उन्होंने वहाँ प्राण त्यागे थे। ये स्टोरी है। तो पहली बार लगा कि कोई ऐसा भी तीर्थ हो सकता है जो मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस हो, क्योंकि हमारा अनुभव तो ये था कि अयोध्या में हम मस्जिद और मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, जेरूसलम में हम मस्जिद और चर्च के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन चाइनीज़ कम्युनिस्ट चाइना के तिब्बत के इलाके में एक ऐसा तीर्थ है जहाँ 4 अलग अलग धर्मों को मानने वाले और ऐसे लोग भी, मॉडर्न चाइनीज़ और मॉडर्न यूरोपियन ट्रेवलर, दे ऑल वर ट्रेवलिंग टुगेदर, वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर। भाषा नहीं आ रही है तो आँखों में कम्युनिकेट करते हैं, इशारों में कम्युनिकेट करते हैं। एक बहुत ही शेयर्ड लेगेसी जो है वो अपनाते हैं। तो ये 2 बड़े एस्पेक्ट समझने का मौका मुझे तिब्बत की पहली यात्रा से मिला। मज़ा आ गया। आपने कभी ककड़ी चुराई है? अरे गजब कर रही हो, अभी रिकॉर्ड मत करना। ककड़ी बचपन में आपने ककड़ी अगर नहीं चुराई तो फिर बच्चे ही किस बात क्या। हमारी अम्मा कहती थी ककड़ी चोरने की गाली नहीं लगती, कहती हमारी अम्मा। मतलब बच्चों को फल खाने का इंटाइटलमेंट। हम तो 2-3 बार ककड़ी चोरने में गिर गए बिच्छू घास नीचे। पूरा हमारा एक साथी कैलाश था, यहाँ हाथी बड़कल्ला में रहा, वो सर्वे नेवल सर्वे में, पूरा सूजन सूझ गया। ककड़ी खाने का एक रिवाज ये भी है कि आप इसका जो बीज है अपने माथे में लगा लें। अच्छा, किसका रिवाज? ये ककड़ी जब काटते हो, जो भी ककड़ी काटेगा वो एक शीट उसका कपाल में लगा लेगा। अच्छा। माँ काटे, बहन काटे, भाई काटे, कोई काटे, वो जरूर लगाना होगा। फिर कुछ और लोग, हम फैशन में सब लगा लेते। अच्छा। मेरे ख्याल में जो शीट्स का सामान है ना, जैसे गांव में सोते थे ना हम, अस्कोर आराकोट में भी एक बार हुआ, तो हम लोग सोए तो कुछ ऐसा संयोग था कि जो अनाज के और बीज के पुतके और वो रखे हुए थे भगार, उनकी ओर हमने पैर कर दिया। तो वो माताजी आई गांव में, जो जिस गांव में भी होंगे हम, वहाँ रवाई में भी हुआ एक बार ऐसा। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे बीज हैं, इसमें इधर को सिर करो। अच्छा। फिर हमारे पैर जो है छज्जे की ओर करे हम लोग। तो ये शायद ये विजडम है, क्योंकि सीट की इम्पोर्टेंस है। दादा, गिरदा से पहली बार मुलाकात के बारे में बताइए। मैंने कहा गिरदा पिलाऊं? अरे उसके चेहरे में जो रौनक आई ना, वो कोई कैमरा ही पकड़ सकता था। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ग्लो हो गया बिल्कुल। एक दिन त आलो उ दिन यो दुनी में हो जाता, एक दिन त आलो उ दिन। नरेंद्र तो फोक हीरो थे ना, बिल्कुल नरेंद्र तो बिल्कुल हीरो की तरह थे। और वो गांव में नरेंद्र का स्वागत हो रहा था और उनके घर की जो पलंग थी वो नरेंद्र नेगी के लिए सजी हुई। बसंत रे तू मां जय, बसंत रे। सुंदरलाल बहुगुणा ने तो हम लोगों को खोजा 74 में। उनसे बहुत बाद में बहुत बहसें, बहुत नाइत्तफाकियाँ होती थी।